wonderful session with a new zeal on a new day. तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने बैक्टीरियल आउटलुक के बारे में काफी कुछ जान लिया था। हमने उसके नेचर के बारे में जाना, प्लस हमने बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन भी जो है हम देख चुके हैं। हालांकि एक वीडियो आपका पेंडिंग है जिसमें मुझे आपको कोकाई और बैसिलस की अलग अलग फॉर्म्स के बारे में बताना है कि वो सिंगल फॉर्म में होगा तो वो कौन से बैक्टीरिया में होगा। आई विल अपलोड दैट एज सून एज पॉसिबल, मे बी टुडे और टुमारो। तो उसी तरीके से मैं प्लान कर रही हूँ। और आज जो है हम कुछ बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में सिर्फ एक लाइन जो है वो एनसीईआरटी में मेंशन है, बट स्टिल यू शुड नो अबाउट बैक्टीरियल सेल कि बैक्टीरियल सेल में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट है वो मौजूद होता है, उसका क्या फंक्शन होता है। क्योंकि देखिए बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोट है, तो किसी भी तरीके का कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है, तो कैसे ये जो बैक्टीरिया का छोटा सा सेल है वो सारे फंक्शंस को कैरी आउट कर लेता है। आज हम उसको भी रिवील करेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो भाई माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को भी कर ले रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन भी कर ले रहा है, रेस्पिरेशन भी हो जा रहा है सेल के अंदर। क्योंकि ऑर्गेनेल तो कोई मौजूद नहीं है, सिर्फ राइबोसोम मौजूद है और जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, और बाकी तो कुछ भी मौजूद नहीं है। वो भी 70 राइबोसोम्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो वो सब चीजें हम आज जानेंगे। इट वुड बी अ फन, और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगी, इंपॉर्टेंट चीजें भी जानने को मिलेंगी। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो हम आज की क्लास में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं जी। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको कुछ थोड़ा सा इसमें ड्रॉ किया हुआ है, हालांकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं इसमें बताती जाऊंगी। ये जो आपको आउटर पोर्शन दिखाई दे रहा है, राइट, ये जो इस तरीके का जो आउटर पोर्शन है, ठीक है, इस पोर्शन को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोला जाता है इसको? कैप्सूल बोला जाता है। कैप्सूल के अलावा इसके कुछ और नाम भी हैं। इसको ग्लाइकोकैलिक्स और स्लाइम लेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैप्सूल, ग्लाइकोकैलिक्स और स्लाइम लेयर। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इसके अलावा जो इसका आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? कल ही हमने जाना है इसकी, पेप्टाइडोग्लाइकिन की। इसका एक एक्सेप्शन भी हमने पढ़ा था। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो बैक्टीरियल सेल होते हैं, अब सेल से मुझे कुछ याद आ रहा है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसमें जो है वो दो तरीके के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं सेल वॉल के बेसिस पर, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। हालांकि एनसीईआरटी में जो है इसके बारे में स्टार्टिंग में जो अभी जो क्लासिफिकेशन है उसमें कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि सेल वॉल के बेसिस पर ये इस तरीके से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो है वो बैक्टीरिया प्रेजेंट। ठीक है, इस तरीके से ये सेल वॉल होता है। सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल के अलावा जो है आप देख सकते हैं कि इनमें इस तरीके का इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस का दूसरा नाम जीनोफोर। जीनोफोर का दूसरा नाम न्यूक्लियोइड। ठीक है ना, इस तरीके से जो है ये न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो इनमें जो है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इसके अलावा एक जो पोर्शन है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, वो है इनमें जो है इस तरीके का एक ये जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट रहता है, साथ में इनमें प्लाज्मिड भी प्रेजेंट रहता है। जो जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं जो कि मैं एक्चुअली मेंशन करना चाहती हूँ उनको मैं रेड जो पेन है उससे डिनोट आपको कर दूँ। इसके अलावा स्टूडेंट्स इनमें जो है इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं पिलाए। ये भी इनका एक
स्पेसिफिक पिलाए, और या फिर हम इसको पिलस भी बोलते हैं। कल मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बताया था, ये क्या हुआ, सिंगुलर, ठीक है, और पिलाए हो गया आपका प्लूरल। कल हमने फ्लैजिला और उसके केस में भी ये चीज समझी थी। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट स्टिल आपको पता होनी चाहिए। कई बार हम इन्हीं चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फेस कर रहे होते हैं, तो उस समय प्रेशर के कारण हम इन सब चीजों में ही थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको हम बोलते हैं मीजो। अभी हम इसके बारे में जानेंगे, ये भी एक बहुत हाईलाइटिंग पॉइंट है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों से। किस तरीके से बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है, भाई बाहर की तरफ कैप्सूल होता है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है, स्लाइम लेयर, अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताती चली जाऊंगी। इसके अलावा सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। हालांकि जब हम आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं, प्राचीन जीवाणु की बात करते हैं, तो उनमें जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती, वो मेड अप ऑफ स्यूडोम्यूरिन, राइट। एंड इसके अलावा इसमें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, राइट, और इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है। ये जो न्यूक्लियस होता है ना स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड नहीं होता है, ठीक है। ये वाला जो न्यूक्लियस है, ये इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस की जब हम बात करें, तो ये इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्योंकि इनमें किसी भी तरीके का ट्रू क्रोमोसोम भी प्रेजेंट नहीं होता। एक तरीके से आप कह सकते हो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है, जो कि बिल्कुल भी किसी मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड नहीं होता। और दूसरी चीज, इनमें जो है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स का कोई भी दूर दूर तक कोई मतलब बैक्टीरियल सेल में नहीं है। इसके अलावा इनमें प्लाज्मिड भी प्रेजेंट रहता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मीजोसोम्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। मीजोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में भी अभी हम उसको रिवील करेंगे। सो दैट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। और स्लोली स्लोली हम इसके जो और पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो बैक्टीरियल सेल है वो होता है। चलिए अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। ओके, लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। तो स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी पेप्टाइडोग्लाइकेन और ये सारे स्ट्रक्चर के बारे में समझ लिया। अब हम एक एक करके जो है वो उन सारे इंपॉर्टेंट जो हमारे जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते चले जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कैप्सूल। सबसे पहले मौजूद था कैप्सूल का दूसरा नाम ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, इसके अलावा इसको स्लाइम लेयर भी, भारी स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली जो है ये कहीं ना कहीं जो बैक्टीरिया है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। और ये जो कैप्सूल की जो फॉर्मेशन होती है वो कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है इसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कैप्सूल का जो फॉर्मेशन होता है वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जब हम कैप्सूल की बात करते हैं, तो इस कैप्सूल के अंदर जो है क्या क्या प्रेजेंट रहता है, इसके अंदर जो है वो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। पॉलीसेक्राइड्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की जो सेक्राइड यानी शुगर यूनिट्स होती हैं, जब कई सारे मोनोसेक्राइड, कई सारे पॉली मीन्स में, जब कई सारे मोनोसेक्राइड्स जो है वो जुड़ते चले जाते हैं तो वो पॉलीसेक्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। उसके अलावा पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं प्रोटीन से रिलेटेड है। जब कई सारे अमाइनो एसिड्स जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते चले जाएंगे तो वो बना देंगे पॉलीपेप्टाइड। इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन होती है। अब बात ये आती है कि इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन की बात कर लेते हैं यहीं पर ही। फंक्शन की जहां हम बात करते हैं तो जब कैप्सूल के फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करने का काम करता है बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं, राइट। प्रोटेक्शन करने का काम करता है, ठीक है, फ्रॉम डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स के अटैक से को बचाने की कोशिश करता है। इसके अलावा जो है इसका काम होता है कॉलोनी फॉर्मेशन। आगे बड़े क्लासेस में आप कोरम सेंसिंग और बाकी सारी चीजें जो है वो बैक्टीरिया से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं।
टू बी फन। तो इस तरीके से कॉलोनी फॉर्मेशन में भी ये कैप्सूल जो है इसकी मदद करता है। तो ये था कैप्सूल का फंक्शन, बेसिकली प्रोटेक्शन में इसका फंक्शन है। ठीक है, और बहुत एक्सेस में इतना ज्यादा उसका फंक्शन नहीं है। तो ये थी स्टूडेंट्स जो है बात आपके कैप्सूल की। लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। तो ये थी इसकी बात। अब हम बात कर लेते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की, जो कि है पेप्टाइडोग्लाइकिन। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी हुई होती है। इसमें जो है वो इसको हम यूरिन भी कहते हैं। यूरिन भी इसको बोला जाता है, दूसरा नाम इसका म्यूरिन है। ठीक है, तो इनमें जो है इस तरीके से पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है। अगर हम आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें जो है वो जो है ये स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। मतलब उसमें किसी भी तरीके का पेप्टाइडोग्लाइकिन प्रेजेंट नहीं होता, स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। और माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल होती ही नहीं, लैक्स और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं, तो कोई बहुत हाईलाइटिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर का पार्ट था इसलिए मैं इसको रख रही हूँ। बाकी सेल मेम्ब्रेन की हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आने वाले हैं, जो कि है साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म से रिलेटेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। यानी सबसे पहले अब हम एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी मीसोसोम्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मीसोसोम्स का क्या फंक्शन है। तो जब हम मीसोसोम्स की बात करते हैं तो मीसोसोम्स जो है वो स्टूडेंट्स, दीज आर फॉर्म बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो बैक्टीरियल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट कर जाते हैं। इन्वेजिनेट करने का मतलब है, सपोज इस तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन आ रही है, जब वो इन्वेजिनेट करेगी मतलब वो अंदर की तरफ फोल्ड करेगी। आप देख सकते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बना के दिखाया है, ये जो स्ट्रक्चर है इसके केस में आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये जो सेल मेम्ब्रेन वाला जो पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे आ रही है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनफोल्ड कर रही है, अंदर की तरफ मूव कर रही है। इस जो अंदर की तरफ जो मूव कर रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वेजिनेशन। ठीक है, तो क्या बोला जाता है? इन्वेजिनेशन। किसका इन्वेजिनेशन हो रहा है भाई? सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ती चली जाती है, इसको बोलते हैं इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसी वजह से जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है, ये जो है इसका जो स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं और इसके बारे में जानते हैं, तो ये बेसिकली इन्वेजिनेशन होता है किसका? सेल मेम्ब्रेन। इट इज द इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो इन्वेजिनेशन होता है, उसको हम बोलते हैं मीजोसोम्स। इस तरीके से मीजोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, और इनका जो इन्वेजिनेशन होता है वो मीजोसोम्स की फॉर्मेशन करता है। और फंक्शनली जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर्स। माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हो। ठीक है, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर बोला है, मतलब जितने भी जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं वो सब इनमें मौजूद होते हैं। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स की जब हम बात करते हैं, वो सब किसके अंदर मौजूद रहते हैं? मीजोसोम्स के अंदर। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है, जैसे कि सेल रेस्पिरेशन में है, बाकी जो इंपॉर्टेंट फंक्शन जो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, वो सारे जो फंक्शन हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं? मीजोसोम्स जो हैं वो इसमें कैरी आउट करते हैं। अब मीजोसोम्स जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये मीजोसोम्स जो हैं पोजीशन और फंक्शन के बेसिस पर
दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है पेरिफेरल, ठीक है। ये जो है, ये जो पेरिफेरल टाइप का होता है, मैं आपको बहुत इसको डिटेल में नहीं बताना चाह रही हूँ। चलिए मैं आपको बस मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन बता देती हूँ इसके मीजोसोम्स के, ताकि ना आपको ये बर्डन ना लगे। अदरवाइज वैसे पेरिफेरल और सेंट्रल है, कोई बहुत ज्यादा याद रखने वाली बात नहीं है, बट स्टिल इट वुड बी मोर फीजिबल फॉर यू टू लर्न, राइट। तो जब हम इनके फंक्शंस की बात करते हैं, तो मेन इनका जो काम होता है वो किस चीज में होता है? एक तो ये मौजूद होते हैं सेल के रेस्पिरेशन। सेल का जो रेस्पिरेशन होता है उसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल है मीजोसोम्स का। दूसरा जो है वो सेल वॉल के सिक्रीशन, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो है डीएनए के रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और सेल डिवीजन में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल। तो इस तरीके से मीजोसोम्स का स्ट्रक्चर जो है वो बैक्टीरियल सेल को कहीं ना कहीं हाईलाइट करता है, उसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता है, उसके बारे में एक डिफरेंट आउटलुक देने की कोशिश करता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो बैक्टीरियल सेल में मौजूद होता है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर की। फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर भी जो है वो इसमें बैक्टीरियल सेल में जो है वो मौजूद होता है। तो जब हम फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर हम बात करें इनकी, तो इनमें जो है वो एक कुछ ऐसा स्पेसिफिक बहुत ज्यादा स्पेशल कुछ मौजूद नहीं होता है, लेकिन जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो स्कैटर्ड रहते हैं, वो बिखरे हुए रहते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, ये एक स्ट्रक्चर में जो है वो एंक्लोज हो जाते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमैटोफोर्स। ये जो फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स है ना, ये जो है इनका जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमैटोफोर्स। ओके स्टूडेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटोफोर्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियोइड, ठीक है। ये इनमें जो है, जो बैक्टीरियल सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसको उस जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक्चुअली मौजूद नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें किसी भी तरह की कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई मतलब प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं होता। एक तरीके से आप कह सकते हो कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर जो नेकेड डीएनए है वो रहता है, और वो उसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन पॉलीअमीन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये सब बातें हमने न्यूक्लियस से रिलेटेड डिस्कस ऑलरेडी कर ली है। तो इसमें किस क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए, राइट, प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कौन से होते हैं? पॉली। तो इस तरीके से ये मौजूद रहता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको डायग्राम बताया है, तो इस डायग्राम में मैंने आपको प्लाज्मिड के बारे में बताया था। ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो प्लाज्मिड है, इसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब हम जानेंगे प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड जो है वो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हमें जानना बनता है। तो प्लाज्मिड की जब हम बात करते हैं, तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, राइट, कह सकते हो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इस तरीके से एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है। इसकी खास बात स्टूडेंट्स ये होती है कि इट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, मतलब इसे किसी भी सहारे की जरूरत नहीं होती। इट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, अकेले ही सक्षम होता है अपना रेप्लिकेशन करने की। तो इट रेप्लिकेट्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है। और इसके फंक्शन के बेसिस पर ये जो प्लाज्मिड है, इसके कई सारे टाइप्स होते हैं। हालांकि
एनसीईआरटी में इतना ज्यादा मेंशन नहीं है, तो मैं इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करूंगी। बट स्टिल जो है मैं आपको मतलब एक आइडिया दे देती हूँ किस तरीके से ये प्लाज्मिड जो है वो मौजूद होता है, जो कि इंडिपेंडेंट अपना रेप्लिकेशन कर सकता है, खुद से रेप्लिकेट आगे फर्दर कर सकता है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट ग्लिम्स मैंने आपको दे दिया कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल होता है, लेकिन ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। और अब हम स्टूडेंट्स जो एनसीईआरटी की ही जो लाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए अब हम इसके न्यूट्रिशन की तरफ चलते हैं और न्यूट्रिशन के बारे में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते चले जाते हैं। ऑलरेडी हमने न्यूट्रिशन के बारे में काफी कुछ जान लिया था, बट स्टिल एक एक डिटेल वर्जन इसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन की जब हम बात करें, तो स्टूडेंट्स ये जो है इनमें दो तरीके का न्यूट्रिशन हमें पता है होता है। एक तो इनमें क्या होता है, फोटो एक तो होता है मतलब एक तरीके से ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, दोनों तरीके का न्यूट्रिशन इसमें मौजूद होता है। ऑटोट्रॉफ्स में भी जब हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनमें दो तरीके का न्यूट्रिशन मौजूद होता है। पहला जो है इसमें होता है वो होता है फोटो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है कीमोसिंथेटिक। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक तो नाम से ही पता चल रहा है भाई, इसमें क्या होती है, लाइट एनर्जी मौजूद होती है और लाइट एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके जो है वो फोटोसिंथेसिस हो रही है। लाइट एनर्जी, ठीक है, इसमें लाइट एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है और उससे जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होता है। ठीक है, ये है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की बात। अब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में एक खास बात होती है जो कि हम बैक्टीरिया के केस में देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता है, मतलब इसमें जो है वाटर एज अ हाइड्रोजन डोनर वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इस बारे में कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर डज नॉट टेक प्लेस। जनरली जो है वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ही होता है, वो इसमें मौजूद नहीं होता है। अब बात ये आती है कि हाइड्रोजन डोनर आखिरकार है कौन, तो वो या तो इनऑर्गेनिक हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S, राइट, ये मौजूद होता है। हाँ, आप कह सकते हो सल्फर कंपाउंड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड ही होता है। ठीक है, तो इसमें जो है हाइड्रोजन डोनर जो है वो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है, और या फिर जो है इसके केस में हम देखते हैं कि जो है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो भी इसका एक डोनर हो सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब हम बात करें तो इसमें जो है वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये दोनों होते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और जानते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की जब हम बात करते हैं तो इनमें ये क्या होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो बेसिकली इनमें जो है हम केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, केमिकल एनर्जी जो है वो इसमें यूटिलाइज होती है। इनमें जो है आयरन को यूज किया जा सकता है, सल्फर को यूज किया जा सकता है, कार्बन को यूज किया जा सकता है, इसके अलावा जो है नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स को भी यूटिलाइज किया जा सकता है। इसके अलावा हाइड्रोजन, ये सारे जो मिलकर के जो कंपाउंड्स है वो इस तरीके से जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये जो कीमोसिंथेटिक है इसमें केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। बेसिकली जो फेरस कंपाउंड्स हैं, जो आयरन के कंपाउंड्स है, उसको जो है वो यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो है सल्फर बैक्टीरिया का यूज किया जा रहा है, सल्फर का इस्तेमाल किया जा रहा है, H2S से जो है वो सल्फर को जो है वो यूटिलाइज किया जा रहा है। कार्बन बैक्टीरिया का यूज किया जा रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज किया जा रहा है। और आपका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को यूज किया जा रहा है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया को यूज किया जा रहा है बैक्टीरियल न्यूट्रिशन।
और अब हम इसी पॉइंट को जो है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये था ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, किस तरीके से जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, यानी ये क्या है, परपोष। तो जब हम हेटेरोट्रॉफ्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, इनमें जो है, जब हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इनमें किसी भी तरीके का कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यूटिलाइज नहीं हो सकता। ये अपना फूड जो है या तो किसी डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, डेड और डिकेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, या फिर स्टूडेंट्स ये जो है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू ऑप्टेन। ठीक है, इस तरीके से जो है इनमें जो है वो फूड को दिया जा सकता है। अब बात ये आती है कि इनकी क्या क्या टाइप्स हैं, उसको और समझ लेते हैं। जब इनके टाइप्स की बात करते हैं तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के टाइप्स की, ठीक है, इनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेप्रोट्रॉफिक की। मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से बता रही हूँ, क्योंकि ये सेप्रोट्रॉफिक वर्ड हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। तो सेप्रो वर्ड कहीं भी आ जा रहा है, वो किससे रिलेटेड है, डेड से रिलेटेड है। ठीक है, जब जब हम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का जो है वो यूटिलाइजेशन करते हैं, बैक्टीरिया अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करता है, उसको हम स्टूडेंट्स जो है वो क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो है वो सेप्रोट्रॉफिक जो है वो कहलाते हैं, जो कि डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, उसको हम, इसके अलावा जब हम बात कर लेते हैं, इसमें जो है वो स्टूडेंट्स अब वो कैसे डेड और डिकेड से अपना जो है वो फूड को ऑब्टेन करते हैं, इसके दो पॉइंट्स हो सकते हैं। या तो फर्मेंटेशन के थ्रू, यानी ये एनारोबिक जो है वो एनारोबिक कंडीशन में जो है वो कार्बोहाइड्रेट का या फिर जो फूड उससे ऑब्टेन हो रहा है उसका ब्रेक डाउन कर दे। या फिर प्यूट्रीफैक्शन, आप लिख सकते हो एनारोबिक। एनारोबिक से मतलब है जब ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। ठीक है, आप कह सकते हो एनारोबिक ब्रेकडाउन और कार्बोहाइड्रेट। प्यूट्रीफेक्शन जो है वो स्टूडेंट्स वो क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के ब्रेकडाउन को हम प्यूट्रीफेक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो मौजूद रहता है। सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की हम बात करें तो ये डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पे अपना जो है वो फूड जो है वो ऑब्टेन करता है। और यही था। ठीक है, ये था सेप्रोट्रॉफिक के बारे में। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड जो है वो है आपका पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं तो इनमें जो है वो ये जो अपना फूड है वो किससे ऑब्टेन करते हैं, फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणियों से फूड ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो इनमें जो है ये या तो ये पैरासिटिक रहते हैं या फिर जो है ये ये मतलब किसी होस्ट पे जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से इसमें जो है ये ऑब्टेन, ये अपना फूड जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। या तो ये क्या रहते हैं, पैरासिटिक, किसी होस्ट की मदद से, यानी कोई होस्ट है उससे ये अपने फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं। या फिर जो है ये विदाउट होस्ट अगर हम बात करें तो ये जो है वो सेप्रोफाइटिक रहते हैं। कैसे रहते हैं, सेप्रोफाइटिक, यानी जो मरे हुए, फाइटिक वर्ड कहीं भी आ जा रहा है, यानी डेड प्लांट्स जो होते हैं ना, उनसे जो है वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं।
तो इस तरीके से वैसे ये नॉर्मली जो है वो पैरासिटिक नेचर ही शो करते हैं, लेकिन अगर जो है इनको होस्ट नहीं मिलता, होस्ट ऑब्टेन नहीं होता, तो ये कहीं ना कहीं सेप्रोफिटिक नेचर शो करने लगते। सो दैट इज अबाउट द पैरासिटिक बैक्टीरिया। इस तरीके से ये पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपना लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है, कुछ बैक्टीरिया जो है वो सिम्बायोटिक भी होते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं, तो अगर याद हो तो मैंने आपको लाइकेन के बारे में बताया था। जब हमने विटाकर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन के दौरान एक चीज बताई थी कि लाइकेन जो होते हैं उनमें जो है वो, उनको जो है वो विटाकर ने अपने क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया था, और उन दोनों में एक युक्ति होती है। एल्गी तो उसे क्या प्रोवाइड करती है, वाटर एंड फूड, और फंजाई उसको क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन। तो ऐसे ही जो बैक्टीरिया होता है इसके अंदर एक युक्ति हो जाती है, ये एक एक एसोसिएशन कर लेता है, एक बंधन बांध लेता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ। अगर आप लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में जानते हो, तो जैसे जो पी होती है, राइट, ये जो प्लांट्स होते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उनमें जो है उनके साथ एक एसोसिएशन जो है वो कर लेता है कौन, राइजोबियम। राइजोबियम जो है वो एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी पी है इन सबके साथ जो है वो एक सिम्बायोटिक, इनमें जो है वो लेग्यूम प्रेजेंट होते हैं, नोड्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, कि जो रूट होती है उनमें कुछ नोड्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं किसके साथ, राइजोबियम के साथ। राइजोबियम, RHIZO, इस तरीके से राइजोबियम होता है। राइजोबियम, ठीक है, इस तरीके से ये राइजोबियम मौजूद होता है, और इस राइजोबियम के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन ये शो करता है। वो कैसे, देखिए, ये जो बैक्टीरिया है, ये इसका काम क्या होता है, मैं अलग अलग सबके काम बता देती हूँ कि इनके काम क्या है। राइजोबियम जो है इसका काम होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन इतनी सारी मौजूद है, 78% नाइट्रोजन होती है, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स के लिए एक्सेसिबल नहीं होती है। तो वो प्लांट को एक फिक्सेटिव फॉर्म, एक फिक्सेशन करना पड़ता है नाइट्रोजन का, ताकि जो प्लांट्स हैं वो उस नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, तो उसको राइजोबियम जो है, ये जो है क्या करता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन मौजूद है, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करती है। किसमें, नाइट्रोजीनस कंपाउंड। ठीक है, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करती है ताकि जो प्लांट्स हैं वो उसको ले सके, एक तरीके से इसको जो है वो ऑक्सीडाइज करने का काम करती है। ठीक है, तो ये सब काम करने का काम होता है राइजोबियम का। अब बदले में लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है वो राइजोबियम को क्या देते हैं, राइजोबियम को जो है वो एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और उसको प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट देते हैं रूट नोड्यूल्स। इन रूट, इस तरीके से जो है ये इन दोनों के बीच में युक्ति हो जाती है, और ये राइजोबियम जो है वो ऐसे एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन शुरू करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ। सो ये था स्टूडेंट्स एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन, ताकि आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स जो है वो पता चल सकें। अब जो है नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आर्की बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे, फिर हम यू बैक्टीरिया पे आएंगे जिसमें हम साइनो बैक्टीरिया वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, और इस सबको कंप्लीट करने के बाद हम जो है वो प्रोटिस्टा पे आ जाएंगे। सो दैट वाज अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट द बैक्टीरिया, कि किस तरीके से बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन होता है, कैसे इनमें स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। हालांकि इसमें एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वाला पार्ट है, बट एनसीईआरटी में कहीं भी इसका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है, तो आई वुड नॉट लाइक टू टेक इट, ताकि आपको जो है वो ज्यादा ना पता चले। तो इतना आपके लिए सफिशियंट है इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज, और बाकी अगर मुझे लगेगा कुछ एक्स्ट्रा तो आई विल पुट इट। सो दैट्स इट माय डियर स्टूडेंट्स, एंड कीप प्लानिंग, कीप शाइनिंग,
and most importantly, keep smiling. And thank you very much. Take care, everyone.